आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट्स में हराश का लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक समझेंगे। ये हरास क्या होता है, किन चीज़ों पे लगता है और किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन किया जाता है, इसको मैं आज अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। हरास यानी कि डेप्रिसिएशन ये होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे कि डेप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है। तो किसी भी संपत्ति के मूल्य में उसको प्रयोग करने की वजह से जो कमी आती है उसे हम लोग हरास कहते हैं। जैसे आपने एक फोर व्हीलर खरीदा, उस फोर व्हीलर को आपने खरीदा, 1 महीने चलाया, 2 महीने चलाया या 1 साल 2 साल चलाने के बाद आप उसको बेचना चाहते हैं। तो जब आप उसको बेचने जाओगे तो जितने में आपने खरीदा था, सपोज आपने 5 लाख में खरीदा था, तो अब यदि आप उसको बेचोगे तो 5 लाख में बिकेगा नहीं ना। उसके मूल्य में आवश्यक रूप से निश्चित है कि उसके मूल्य में कमी आएगी, कोई भी उसे 5 लाख में नहीं खरीदेगा। तो उसके मूल्य में ये कमी क्यों हुई? क्योंकि उस वस्तु का हमने प्रयोग किया है। अगर वही गाड़ी शोरूम में 5 साल तक रखी रह जाती, 5 साल बाद बिकती है, तो उसके मूल्य में कमी नहीं आती है। लेकिन चूंकि हम जब उसको शोरूम से खरीद के अपने घर पे ले आते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने की वजह से उसके मूल्य में कमी आती है। जिन स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हरास बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये भवन पे हो सकता है, मशीन पे हो सकता है, प्लांट्स पे हो सकता है, वाहन पे हो सकता है। देखिए, अस्थायी संपत्तियों में हम लोग जानते हैं कि वो संपत्तियां आती है जिसपे बार बार निवेश नहीं करना पड़ता, जिसपे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जिसको ये कहो कि जिसपे बार बार प्रत्येक वर्ष खर्च नहीं करना होता है। स्थायी संपत्तियों में भूमि, भवन, भूमि भी आता है, लेकिन भूमि एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिस पर सामान्यतः ह्रास नहीं होता। सामान्यतः भूमि के ऊपर कभी भी जमीन का मूल्य ऐसा माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में भूमि का मूल्य बढ़ता ही है, उसके मूल्य में वृद्धि ही होती है, इसलिए उस पर ह्रास नहीं होता। किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने के वजह से जो उसके कीमत में परिवर्तन होता है, और जितना परिवर्तन होता है, जैसे 1 लाख की वस्तु थी, आप उसको यूज कर रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग करने से उसके बाद जब आप उसको 5 साल बाद उसको आप बेच रहे हो तो 1 लाख की वस्तु 40,000 ही मिल रहा है, तो उसके मूल्य में कितना ह्रास हुआ? 60,000 हुआ। तो ये जो 60,000 उसके मूल्य में कमी आई क्योंकि आपने इसका प्रयोग किया था, इसी को ह्रास बोलते हैं। चाहे वो प्रयोग करने की वजह से आए, दुर्घटना होने की वजह से आए, या किसी भी अन्य कारण से भी किसी संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयोग करने से ही, किसी भी अन्य कारण से आप मशीन खरीद के अपने घर में ले आओ, उसको आपने यूज़ नहीं किया, वो आपके यहाँ रखे रखे भी खराब हो गई या पुराना हो गया, उसके मूल्य में कमी आई, तो वो भी ह्रास है, उसे भी डेप्रिसिएशन ही कहा जाएगा। कि इसमें डेप्रिसिएशन में यानी ह्रास में किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है, या कहें कि किसे हम ह्रास योग्य संपत्तियां कहते हैं। डेप्रिसिएशन असेट्स कौन कौन से होते हैं? जो एक से अधिक लेखांकन अवधि में प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी संपत्तियां जिसको कि एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्नीचर खरीद लिया, किसी भी संस्था में ऑफिस के यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, तो उसको एवरी ईयर चेंज तो करते नहीं है, तो जो एक से अधिक लेखांकन वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष में जो प्रयोग किया जाता है उस पर भी ह्रास होता है। जिनका उपयोगी जीवन सीमित अवधि है, यानी कि कुछ संपत्तियां ऐसी है, हम लोग ये खरीदते वक्त ही पता होता है कि हम ये मशीनरी ले रहे हैं, ये गाड़ी ले रहे हैं, ये फर्नीचर ले रहे हैं, तो ये 10 साल अच्छे से चलेगी। 10 साल के बाद उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा? उसका जो प्राइस है उसका वैल्यूएशन करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, तो वो 0 या काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उसकी कार्य करने की क्षमता जो है, उसकी जो गुणवत्ता थी, उसकी जो क्वालिटी थी, वो प्रभावित हुई। या उपयोगी जीवन यानी यूजफुल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो पूरी तरह से ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का, उनको हम कब तक अच्छे से भली प्रकार से यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑफिस के यूज़ के लिए
या किसी भी संस्था में, फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, वहाँ के एम्प्लॉय के लिए जो हमने फर्नीचर बनाया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक फर्नीचर बनवा लिया तो 100 साल, 50 साल, 200 साल खराब नहीं होगा। उसकी तो एक उपयोग करने की अवधि है कि इतने के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको बदलना पड़ेगा। तो उस अवधि से जिसमें उपक्रम द्वारा ह्रास योग्य संपत्ति का प्रयोग करने के लिए अनुमान है। एक संस्था के द्वारा, कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा जो एक अनुमान लगाया जाता है, ये मशीनरी हमने खरीदी है तो ये 10 साल अच्छे से कार्य करेगी, 10 साल के बाद ही इसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो, और उस टाइम पीरियड के बाद उसके मूल्य में, उसके प्राइस में कितनी कमी होगी। जैसे कोई प्लांट 50,000 का खरीदा था, 10 साल तक वो भली प्रकार से काम करेगा और 10 साल के बाद उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जब उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो 10 साल बाद उसकी 50,000 से उसका मूल्य घटकर कई बार शून्य भी हो जाता है और कई बार 10,000 रह गया, 5,000 रह गया, काफ़ी उसमें कमी आई। तो जितनी उसमें कमी आई, कितने हज़ार की कमी आई, कितने समय, कितने वर्षों में आई, तो जितने वर्षों में आई और कितने मूल्य की कमी आई। जैसे मैंने कहा कि 50,000 का प्लांट खरीदा था और 10 साल बाद उसका मूल्य सिर्फ 10,000 रह गया, तो 10 वर्षों में उसके मूल्य में 40,000 की कमी हुई। यदि आप उसको 10 से डिवाइड करो, आप औसतन देखो, एक एवरेज देखो, तो एवरी ईयर 4,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। हर साल कितनी का ह्रास हो रहा है? 4,000 का हर साल ह्रास हो रहा है। ह्रास योग्य राशि कैसे निकालेंगे? कह रहे ह्रास योग्य संपत्ति ही की ह्रास योग्य राशि उसकी ऐतिहासिक लागत होती है। यानी जिस टाइम हमने परचेस किया था, आज से 10 साल पहले जिस टाइम हमने परचेस किया था, उस वक्त उसका क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस हो गया, वही उसकी ह्रास योग्य, दोनों में जो डिफरेंस है वही ह्रास योग्य राशि कही जाती है, वही अमाउंट होता है। अमाउंट। अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य क्या होता है? संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, यानी कि इसको कह रहे बहुधा न के बराबर होता है, यानी कि इसको नामात्र का होता है, ऐसा कह सकते हो आप। कह रहे उसे ह्रास का मूल्य निर्धारित करने में प्रयोग मतलब ना के बराबर किया जाता है, उसको समझ लीजिए कि इसे प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका अनुमान प्रारंभ में ही लगाना चाहिए कि इस जो संपत्ति हम खरीद रहे हैं, जो मशीनरी, प्लांट, वाहन को हम लोग क्रय कर रहे हैं, समय के साथ साथ इसके मूल्य में क्या कमी आएगी, इसकी लागत घटेगी, इसकी बिक्री करने के बाद इसके मूल्य में क्या कमी आएगी अगर इसको हम फिर से सेल करेंगे, तो वही अवशिष्ट मूल्य होता है। देखिए, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि भूमि पे ह्रास नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भूमि को ऐसा माना जाता है कि इसका जो जीवन है वो अनंत काल तक है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है, इसकी कार्य जो क्षमता है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। पहले भी भूमि की डिमांड थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसका सामान्य परिस्थितियों में इसमें कोई ह्रास नहीं होता। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में भी ह्रास होता है। आपने आज एक बिल्डिंग खरीदा है या बनवाया है तो उसकी जो कंडीशन है, अगर आप उस पर खर्च नहीं करते हो, उसके मेंटेनेंस को नहीं देखते हो, तो समय के साथ साथ उसके मूल्य में कमी आ सकती है। 10%, 5% की दर से उसमें ह्रास होता है। और हम लोग अपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब फाइनल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस वक्त भी हमें डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कितना ह्रास हो रहा है। ह्रास को जितना % ह्रास होता है उतना % निकालने के बाद उसके मूल्य में से घटा देते हैं। जैसे 1 लाख का एक बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग 1 लाख की है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का 10% आप निकालोगे और जितना आया उसको उसमें से आप माइनस कर दोगे, उसे ह्रास कहते हैं। ह्रास के प्रबंध करने का जो उद्देश्य, क्यों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया कि 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा है, यानी जब वर्ष के अंत में जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, उस टाइम ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। यानी संपत्तियों पे ह्रास कब कैलकुलेट किया जाता है? जब वर्ष के अंत में वार्षिक खाते, एनुअल अकाउंट बनाए जाते हैं, तब उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि आप ह्रास का वैल्यूएशन नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है,
वो करेक्ट नहीं आएगा, जितना है उससे अधिक शो करेगा। जब प्रॉफिट आपका अधिक शो करेगा तो जाहिर सी बात है उसके आपको कई बार साइड इफेक्ट भी होगा। कुछ जगह पे आपको के लिए हो सकता है कि लाभप्रद हो, लेकिन यदि हम अधिक लाभ दर्शाएंगे तो हमें अपने अंशधारियों को लाभांश भी अधिक देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा, और वास्तविकता ये रहेगी कि हमारी पूंजी कम हो रही है, उसमें ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो पूंजी का भी जो मूल्य, जो हमारा कैपिटल है, वो भी ओरिजिनल जितना है उससे अधिक शो करेगा। तो ये सही नहीं होगा, ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए सही वैल्यूएशन नहीं होगा। वार्षिक खाते जो हम लोग एनुअल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, उस वक्त ये सही नहीं होगा। क्यों निकालते हैं? सबसे पहले तो लाभ जो है, प्रॉफिट आपका है, वो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा जब तक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। फिर बैलेंस शीट जो आप बनाओगे वो भी आपके बिजनेस की, आपके उद्योग की जो सही कंडीशन है, वो आर्थिक चिट्ठा वो भी आपको नहीं दर्शा पाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, वो वास्तविकता से अधिक दर्शाएगा यदि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पूंजी भी कम होगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पूंजी कितने से कम होती जा रही है, और हमें अपने अंशधारियों को लाभांश भी अधिक देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन से क्या क्या ना, अगर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसके क्या हानियां होंगी या ये क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन यानी ह्रास के अलावा दो और शब्द आते हैं, एक है ह्रास, दूसरा अप्रचलन, और तीसरा है उच्चवाचन। ये क्या है? अप्रचलन क्या है? कई बार किसी वस्तु के मूल्य में इसलिए कमी हो जाती है क्योंकि वो प्रचलन से वो बाहर हो जाता है, यानी उसकी डिमांड कम हो जाती है। पहले, अभी देखिए, समय के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो समय परिवर्तन होता ही रह रहा है। उद्योग जगत में, व्यापार जगत में बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने की वजह से कोई नई चीज़ उसके स्थान पे आ गई, इसके से वो उसका डिमांड कम हो गया और उसके मूल्य में कमी आई। अप्रचलन संपत्ति में उसको कहते हैं, जिसको जो प्रचलन से बाहर हो गया, अब उसकी डिमांड नहीं है उसके। और ये अप्रचलन होने के कारण क्या होता है? कह रहे अप्रचलन संपत्ति में होने वाली वह कमी है जो उसके आविष्कार की, जो नए नए आविष्कारों के कारण होता है। जैसे अगर आप फार्मिंग में आओ, कृषि के क्षेत्र में आओ, तो पहले हल बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर से होता था। अब नई नई और भी तरह तरह की मशीनें आ गई। तो जब नई मशीन आ जाती है तो पुरानी वाली का स्थान समाप्त हो जाता है, या उसकी जगह लोग अब नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से उसके मूल्य में, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसके मूल्य में कमी आ गई। भाई ये तो पुराना हो गया, ये तो आउट ऑफ डेटेड हो गया, अब इसको कौन यूज़ करे, तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। कमी नहीं लाएंगे तो उसकी वो बिल्कुल भी सेल नहीं होगा। तो इस वजह से जो संपत्ति के मूल्य में कमी आई उसे क्या बोलते हैं? अप्रचलन। उच्चवाचन, संपत्ति में होने वाली वो कमी है जो संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। सामान्यतः संपत्तियों का हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि इस चीज़ का हमने इतने में खरीदा, इसका ये मार्केट वैल्यू है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश संपत्तियों के मूल्य में कमी हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है उनकी डिमांड के आधार पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं उच्चवाचन। संपत्तियों में होने वाली वो कमी जो संपत्ति के मूल्य परिवर्तन के कारण हुआ, संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन हुआ, उसके कारण जो कमी आई उसे हम लोग कहते हैं उच्चवाचन। ये तीन चीज़ें हैं, ये हम लोग जब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। सामान्यतः जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिक सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन ही ज़्यादातर कैलकुलेट करना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की भी कई विधियाँ दी हुई हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की तो वैसे टोटल 17 विधियाँ हैं, लेकिन जो हमें न्यूमेरिक करना पड़ेगा चैप्टर में वो मुख्य रूप से 6 ही हैं। सबसे जो पहला है स्थायी प्रभाग पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति, वार्षिक वृत्तीय पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। ये जो 6 पद्धतियाँ हैं, इनके बारे में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।
तो ये जो 6 पद्धतियाँ हैं, इन्हीं पे आधारित आपको न्यूमेरिक करना है। और बाकी की जो अन्य हैं, बाकी की जो 11 और पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिक हमें नहीं करना है। सिंपल वे में डेप्रिसिएशन निकालने का जो सबसे सरल और आसान जो तरीका, जिसको स्थायी प्रभाव पद्धति भी कहते हैं, ये सबसे साधारण पद्धति है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसका जिस वक्त आपने वस्तु को क्रय किया था उस वक्त उसका मूल्य क्या था, वर्तमान में उसके मूल्य क्या है, दोनों के मूल्य में जो अंतर है वो अंतर को आप निकाल लीजिए। कितने वर्षों में ये कमी आई है वो समय आप निकाल लीजिए, और उसके बाद जो मूल्य में कमी आई है उसमें वर्षों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ह्रास निकल जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।